Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. And now we today start the new topic in the subject of concrete technology and RCC design. First of all, I share my slide with you. So this is the new chapter and the chapter name is workability. It is basically your second chapter. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बेटा बता दूं कि आपके जो है क्या कहते हैं ये वर्क एबिलिटी जो है ये कंक्रीट का पार्ट है। बेसिकली हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़ कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड द अनदर वन इज़ आरसीसी डिज़ाइन। सो 8 और 9 चैप्टर इज कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो हम सबसे पहले कंक्रीट के बारे में जानेंगे, कंक्रीट के फिनोमेनास देखेंगे, कंक्रीट के प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो वर्क एबिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। अच्छा बेटा, एक चीज़ समझ लीजिए, हमारे पास फ्रेश कंक्रीट और हार्डन कंक्रीट में क्या डिफरेंस है। फ्रेश कंक्रीट इज़ बेसिकली जब हमारा कंक्रीट बिल्कुल रेडी होता है उसको हम फ्रेश कंक्रीट कहते हैं, यानी कि वो सेटिंग होना यानी कि जमना या फ्रीज होना स्टार्ट नहीं होता है, तो वो फ्रेश कंक्रीट कहलाता है। एक हमारा हार्डन कंक्रीट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, इसीलिए हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट आर टोटली डिफरेंट एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्डन कंक्रीट वाज ऑल्सो डिफरेंस। तो हार्डन कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जब आपका कंक्रीट सख्त हो जाता है या जम जाता है उसे हम हार्डन कंक्रीट कहते हैं। अच्छा, फ्रेश कंक्रीट में हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो वर्क एबिलिटी की होती है, और हम इस चैप्टर में वर्क एबिलिटी को बहुत अच्छे से समझेंगे। And the another one is segregation. Number 3 is bleeding. Number 4 plastic shrinkage. Number 5 setting. Number 6 temperature and number 7 water cement ratio. मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन इस चैप्टर में इसको हम ज़्यादा एम्फेसाइज किससे करेंगे, वर्क एबिलिटी से। अच्छा, सेग्रीगेशन क्या होती है। सेग्रीगेशन में बेसिकली ये होता है कि जब हमारा कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा हो जाते हैं सीमेंट की क्वांटिटी के हिसाब से, तो हमारे उसमें कंक्रीट के अंदर एक बबल्स दिखने लग जाते हैं, यानी कि उभरी हुई सरफेस दिख जाती है। जैसे आपने कैडबरी बबली मिल्क देखी है, एक होती है आपकी फ्लैट कैडबरी चॉकलेट, एक होती है आपकी बबली कैडबरी चॉकलेट, तो ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इतनी डिज़ाइनिंग से नहीं आते हैं, कहीं से वो उभरा हुआ होता है बबल, कहीं से नहीं होता है, तो आपकी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारी सेग्रीगेशन हो गई है। एक आपकी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में क्या होता है बेटा, ब्लीडिंग में ये होता है कि आप पानी ज़्यादा कर देते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो का ख्याल नहीं रखते हैं, पानी ज़्यादा हो जाता है फॉर XYZ रीज़न, तो क्या हो जाता है आपकी कंक्रीट बहना शुरू हो जाती है, तो हम उस बहने को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक श्रिंकेज भी तकरीबन इसी तरीके का फिनोमेना होता है बेटा। उसमें क्या होता है, पानी के ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो कंक्रीट का क्यूब होता है बेसिकली उसमें क्या हो जाते हैं, श्रिंकेज क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। मैं फ्रेश कंक्रीट की बात कर रही हूँ, मैं हार्ड एंड कंक्रीट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अभी हमारा कंक्रीट सेटल डाउन नहीं हुआ है, उसमें सेटिंग का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, फिर इसमें सेटिंग के भी इशू आते हैं जब सेटिंग होने लगता है, और टेम्परेचर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं फ्रेश कंक्रीट में। और एक होता है वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर आप ज़्यादा कर दें या कम कर दें, ठीक है, और या अगर सीमेंट ज़्यादा कर दें या सीमेंट कम कर दें रेशियो के हिसाब से, तो क्या मसले मसाइल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट में आती हैं। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी वर्क एबिलिटी होती है, और हम इस चैप्टर में जो बेटा डिस्कस करेंगे वो वर्क एबिलिटी को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। बाकी सेग्रीगेशन ब्लीडिंग वगैरह ये आपके इसके बाद वाले जो चैप्टर्स है इसमें डिटेल में बताया जाएगा। छोटा छोटा सा ओवरव्यू मैंने इसलिए आपको सब डेप्थ सबका दे दिया, सारे फैक्टर्स का, सारी प्रॉपर्टीज का। The term workability indicates the ease or difficulty with which the concrete is handled, transported and placed. The amount of water present in concrete should be in the proper ratio. अच्छा देखिए, पानी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए फ्रेश कंक्रीट का मतलब ही क्या है कि जब आपकी कंक्रीट सेटल डाउन नहीं होती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा इन ऑल द 7 प्रॉपर्टीज इज द मेन फैक्टर इज वाटर एडिशन। ठीक है, तो पानी के ख्याल का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसमें आखिर में आपको वाटर सीमेंट रेशियो को भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया है इस चैप्टर के लास्ट में। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो वर्क एबिलिटी
हम किस चीज़ का नाम है बेसिकली, ये इस चीज़ का नाम है कि हमारी कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने में, हैंडल करने में, प्लेस करने में कितनी आसानी हो रही है या कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, और जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमने ठीक तरीके से डाला है कि नहीं डाला है। वर्क एबिलिटी हमें इसका बताएगा। जितनी अच्छी वर्क एबिलिटी होगी इसका मतलब है इतने अच्छे तरीके से कंक्रीट ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, हैंडल भी हो जाएगा और प्लेस भी हो जाएगा। लेकिन अगर जितनी वर्क एबिलिटी लो होगी तो ये सारे प्रोसेसेस में हमें मुश्किल आएगी, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट। The work ability of concrete is a property of concrete which determines the amount of useful internal work necessary to produce full compaction. अच्छा, अब कॉम्पैक्शन क्या है? कॉम्पैक्शन हम सॉइल के अंदर और डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमें अपनी सॉइल को कॉम्पैक्ट करना होता है। कॉम्पैक्ट करने से क्या होता है, जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्लोज हो जाते हैं, और जब वो क्लोज हो जाते हैं तो हमारे जो है कंक्रीट वो अच्छी स्ट्रेंथ देती है हमें। अगर आप अपनी कंक्रीट में कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके पास एयर बबल्स बन जाएंगे जिससे आपकी कंक्रीट स्ट्रेंथ में नहीं रहेगी। तो वर्क एबिलिटी हमें किस लिए भी करनी होती है? ताकि हमें पता लग सके कि हमने फुल कॉम्पैक्शन करी है कि नहीं करी है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन में कॉम्पैक्शन को ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर वीक हो सकता है ड्यू टू द लेस कॉम्पैक्शन, बिकॉज ऑफ द एयर वॉइड्स इन फिल इन द वेरियस स्ट्रक्चर एलिमेंट्स लाइक बीम, कॉलम, स्लैब, वॉल, यानी कि जिसमें भी आपने कंक्रीट को पोर करना है विथ फुली कॉम्पैक्शन करना है। अगर आपका कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने वर्क एबिलिटी को ठीक तरीके से चेक नहीं किया था। Also defined as a relative ease with which concrete can be mixed, transported, molded and compacted without any segregation. Segregation का मतलब वही है बेटा जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब अपने कोर्स एग्रीगेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे या किसी भी वजह से आपके सीमेंट के अंदर एयर ज़्यादा आ जाएगा। जब एयर ज़्यादा आ जाएगा तो आपकी कंक्रीट जब सेटल होने लगेगा तो उसमें एक ख़ास किस्म के बबल्स सरफेस पे शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बबल्स शो नहीं होने चाहिए, इनके आपका स्ट्रक्चर रफ नहीं होना चाहिए। आपका जो टेक्सचर है वो स्मूथ होना चाहिए, वो फ्लैट होना चाहिए, उस पर किसी भी किस्म का उभराव या गहराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी किस्म की डेप्थ नहीं होनी चाहिए आपकी कंक्रीट में, किसी भी किस्म का फिल नहीं होना चाहिए। उभराव होता है ना, यानी कि हमें पकड़ने में कहीं कहीं से चुभ रही होती हैं चीज़ें, वो होती हैं। तो आपका कंक्रीट हमेशा क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। और वो किसकी वजह से होता है? वर्क एबिलिटी की वजह से। अगर आप वर्क एबिलिटी सही तरीके से मेजर नहीं करेंगे तो आपकी कंक्रीट में सेग्रीगेशन भी हो सकती है और कॉम्पैक्शन पे भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। इसीलिए हमें वर्क एबिलिटी को मेजर करना ज़रूरी है, एंड वर्क एबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट। अच्छा, अब इसके फैक्टर्स देख लें कि इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वर्क एबिलिटी क्या होते हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट आर सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट। हमें सबसे पहले सीमेंट को देखना है कि सीमेंट हमें जितना बोला गया हमने उतना डाला है कि नहीं। वाटर कंटेंट को देखना है, इनके सारे प्रोपोर्शंस को देखना है। अब प्रोपोर्शन से मुराद मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ, 1:2:4 एक हमारा कंक्रीट का मिक्सचर होता है जिसमें 1 सीमेंट को शो करता है, 2 फाइन एग्रीगेट को शो करता है, 4 कोर्स एग्रीगेट को शो करता है। तो इसका मतलब है अगर 10 ग्राम सीमेंट है तो 20 ग्राम फाइन एग्रीगेट होना चाहिए और 40 ग्राम कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए। और सीमेंट और वाटर कंटेंट रेशो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो वाटर भी हमारे पास प्रॉपरली बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अच्छा, साइज ऑफ एग्रीगेट्स मैटर करते हैं, शेप ऑफ एग्रीगेट्स मैटर करता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स मैटर करता है, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट करता है, एंड यूजेस ऑफ एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट और शेप ऑफ एग्रीगेट। अच्छा, हमें इस चीज़ को देखना होता है कि हमारे जो हम एग्रीगेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें वर्क एबिलिटी में किस तरीके के एग्रीगेट्स को इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर आपके एग्रीगेट राउंड होंगे या एंगुलर होंगे तो उसमें भी स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। ये हम आपका एग्रीगेट्स का जो पार्ट है वो इंशाल्लाह कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी नहीं सॉरी, हम इसके सॉइल मैकेनिक्स के पार्ट में ज़्यादा अच्छे से करेंगे। अच्छा, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स क्या होते हैं? एक आपकी पोअरली ग्रेडेड होती है, एक आपकी वेल ग्रेडेड होती है। अच्छा, वेल ग्रेडेड में क्या होता है? आपके पास डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट्स इस्तेमाल होते हैं और पुअरली ग्रेडेड में सेम साइज ऑफ एग्रीगेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी देखना होता है कि आपका ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स जो है वो क्या है, जो हमें हमारी वर्क एबिलिटी को इन्हेंस कर सकता है। इसके अलावा हमें इसका सरफेस टेक्सचर देखना होता है कि स्मूथ है या स्मूथ नहीं है। और इसके अलावा हम बहुत सारे एडमिक्सचर यूज़ करते हैं अपने कॉन्क्रीट में, लाइक जिप्सम, लाइक एलुमिना, इस तरीके के डिफरेंट केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं जो किसके साथ प्ले करता है? इसके हार्डेंड होने में प्ले करता है। तो हमें वो देखना होता है कि ऐसा ना हो कि जब कंक्रीट जो है जब वो अपना हार्ड होने लगे तो ऐसा ना हो कि वो अपनी वर्क एबिलिटी को लूज कर दे। तो हमें ऐसे एडमिक्सचर्स यूज़ करने चाहिए जो हमारी वर्क एबिलिटी को लो ना करें, ठीक है, उसको इन्हेंस तो करें मगर डिक्रीज ना करें वर्क एबिलिटी को हमारी, क्योंकि जितनी अच्छी वर्क एबिलिटी होगी कंक्रीट उतनी आराम से हैंडल होगा, प्लेस होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो कंक्रीट के ऑपरेशंस के लिए वर्क एबिलिटी का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ऑन द साइड जब भी कंक्रीट रेडी होती है, आया किसी भी रेशो से 1:1:2 या 1:4 या 1:36 या 1:4:8, तो सबसे पहले हम उसकी वर्क एबिलिटी को चेक करते हैं। अगर उसकी वर्क एबिलिटी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही होती है देन हम कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वरना अदरवाइज हम अपने रेशो को फिर चेंज करते हैं या हम अपने प्रोपोर्शंस को चेक करते हैं कि हमने प्रोपोर्शंस ठीक से लिए थे या नहीं लिए थे। साइज ऑफ एग्रीगेट्स मैटर करता है, ठीक है, डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट्स होंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। शेप अगर आपका राउंडेड होगा तो वर्क एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में आपको कौन सी एग्रीगेट को हमेशा सिलेक्ट करना होता है? वेल ग्रेडेड, जिसमें आपके साइज ऑफ एग्रीगेट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो इन सब चीज़ों को बेटा याद रखिएगा, आपके फैक्टर्स पूछे जाते हैं पेपर्स में, वर्क एबिलिटी की डेफिनेशन को भी पूछा जाता है आपके एसबीटी के पेपर में। अच्छा, हमारे पास इसमें टेस्ट होते हैं, एक कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, एक स्लम कोन टेस्ट होता है, एक वीबी कंसोलीमीटर टेस्ट होता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो स्लम कोन टेस्ट होता है। Inshallah, our classes will be physical when we perform this practical on our lab, क्योंकि we have this instrument slum cone, ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट है। हम एक रेशो बनाएंगे अपने कंक्रीट का, फिर उसमें स्लम कोन पे टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब तक मैं आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिकल का तरीका बता दूंगी कि किस तरीके से किया जाएगा, ताकि आप उसे अपने जर्नल में नोट डाउन कर लें, ताकि आपका प्रैक्टिकल जर्नल साइड बाय साइड रेडी होता रहे। एक कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से भी हम पता लगा सकते हैं, वर्क एबिलिटी का पता कर सकते हैं, एक वीबी कंसोलीमीटर टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। मगर ऑन द साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? नंबर सेकंड वाला स्लम कोन टेस्ट, ठीक है, इसको हमें सबसे ज़्यादा समझना है और इसको इंशाल्लाह हम अपने लैब्स में इसलिए परफॉर्म भी कराते हैं कि इंशाल्लाह व्हेन विल यू बी इनसाइड तो आपको स्लम कोन टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ सिविल इंजीनियर ये टेस्ट सबसे ज़रूरी है वर्क एबिलिटी पता करने के लिए। अगर आपको वर्क एबिलिटी पता करनी नहीं आएगी तो आप अपने साइट पे कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ कंक्रीट को हमें तैयार नहीं करना है, उसे हमें ट्रांसपोर्ट भी करवाना है, उसे प्लेस भी करना है, उसे कॉम्पैक्ट भी करना है, फिर उसके बाद फिर उसका रिजल्ट हमें पता लगेगा। अगर हमारा जब वर्क एबिलिटी टेस्ट ठीक नहीं आएगा और ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे तो फिर हार्ड होने के बाद तो हम कंक्रीट को नहीं बदल सकते, फिर तो आपका पूरा मटेरियल का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि ठीक है मेरी कंक्रीट हर ऑपरेशन में अच्छे से जो है वो परफॉर्म करेगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्लम कोन टेस्ट अप्लाई किया है और इसकी वैल्यूज़ ये हैं। इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल briefing you about the slum cone test completely, each and every aspect of this test. Role of water in concrete. हमें वाटर का
रोल कंक्रीट में देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से हमारी वर्क एबिलिटी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ना सिर्फ वर्क एबिलिटी डिस्टर्ब होती है, बल्कि ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट इज डिस्टर्ब ड्यू टू द water present in the concrete. It contains micro ingredients such as cement, sand, fine aggregate, and coarse aggregate. In order to acquire high strength concrete which withstands up to desired compressive strength, we need correct proportion of admixture to combine these materials. अगर हमें अपनी रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए बेटा, तो हमें क्या करना होगा, अपने एड मिक्सचर का प्रोपोर्शंस जो है उसको ठीक तरीके से कैलकुलेट करना होगा, वरना अदरवाइज आपकी वर्क एबिलिटी ठीक नहीं आएगी, तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी ठीक नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ बेटा, कंक्रीट की जो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मैं आपको ये सेकेंड ईयर मॉस चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। जिन बच्चों को नहीं याद वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स खोलें या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की बुक में चैप्टर नंबर 3 को रीड कर लें। और जो आपका रिइंफोर्समेंट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम अपनी साइड पे कंक्रीट और सरिये से स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों स्ट्रेंथ का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी तो भी इशू होगा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी तो भी इशू होगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ बिलोंग टू कंक्रीट, तो इसलिए हमें कंक्रीट की वर्क एबिलिटी को ठीक तरीके से चेक करना होगा। अगर हमारी डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो हम अपने कंक्रीट का प्रपोर्शंस ऑफ एडमिक्सचर्स को फिर से चेक करेंगे या उसका रेशो कम करेंगे, ताकि हमारी रिक्वायर्ड या डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाए। स्लैब में, बीम में, कॉलम में, सब में जो जो रेशोज यूज़ होंगे उसकी हमें डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होती है, और हमें पता होना चाहिए कि ठीक है हमारे इस कंक्रीट के एडमिक्सचर से ये डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक नहीं होगी तो आपकी कंक्रीट झड़ने लग जाएगी और सिर्फ आपका रिइंफोर्समेंट खड़ा रह जाएगा, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी थी। अगर आप रिइंफोर्समेंट में टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक नहीं करेंगे तो आपका सरिया भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। Here comes the water which will initiate the chemical process by adding 23 to 25% of the cement volume. अच्छा, आपने कम से कम अपना वाटर 25% तक रखना है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो भी उसके इफेक्ट आपको पता होने चाहिए, लेकिन अगर आप कम कर रहे हैं तो 25% से कम नहीं करना, कम से कम 25% पानी होना चाहिए, किसके, सीमेंट वॉल्यूम के हिसाब से। अगर आपका सीमेंट 10 ग्राम है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसमें कितने ml पानी ऐड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। This initiates the chemical process and makes 15% of water cement paste, also known as a gel, to fill the voids in the concrete. जो आप 15% ऑफ वाटर से बनाएंगे वो सीमेंट पेस्ट किसके लिए यूज़ होगा, सिर्फ वॉइड्स को फिल करने के लिए यूज़ होगा। वॉइड्स क्या होते हैं, सुराख होते हैं जो आपके कंक्रीट में फॉर XYZ रीज़न हो गए हैं, या तो सेग्रीगेशन की वजह से हो गए हैं या किसी और चीज़ की वजह से हो गए हैं, मगर अब आपके कंक्रीट में हल्के हल्के से पोर्स, होल्स या वॉइड्स दिखने लगे हैं, तो तब आप 15% ऑफ वाटर सीमेंट पेस्ट बना सकते हैं। यानी कि जिसमें आप, अगर आपकी सीमेंट जो है वो 20 ग्राम्स है तो आप 15% ऑफ 20 ग्राम इन ml वाटर यूज़ कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए, कंक्रीट जेल बनाने के लिए, टू फिल द वॉइड्स इन द कंक्रीट। सिर्फ वो इसलिए इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो और 15% कहीं से भी रिकमेंडेड नहीं है, तो 25% या मोर देन 25%, यूजुअली हम 35% तक पानी लेते हैं। Water cement ratio means the ratio between the weight of water to the weight of cement used in concrete mix. अच्छा, water cement ratio का मतलब क्या है, weight of the water to the weight of the cement। हमें जो वाटर का वेट लेना होगा वो सिर्फ सीमेंट के हिसाब से लेना होगा, इसमें कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट्स का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इसमें इसके कुछ कोर्स बताए हुए हैं सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या, वी ऑल नो दैट वाटर सीमेंट रेशियो विल डायरेक्टली इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अच्छा, एक बात आप याद रखें, जितना आप वाटर ऐड करेंगे ना बेटा, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी कंक्रीट की।
तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि वो रेशो लेना जिसपे आपको बेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पता लग सके। Either it increase the strength if used in correct proportion or decrease it। अगर आप सिर्फ इतना पानी लें, ऐसा ना हो कि आप पानी इतना बढ़ा दें कि वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए उसकी स्ट्रेंथ। आपने पानी की वो मिनिमल या वो बेस्ट कंडीशन लेनी है जिसपे आपका कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा शो हो, क्योंकि स्ट्रक्चर में दो चीज़ें, कंक्रीट और रिइंफोर्समेंट में जो कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है और रिइंफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करता है, और हमारे स्ट्रक्चर में ये दोनों स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर हमारा कंक्रीट किसी भी वजह से वीक रह जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर्स बिकम वीक, इवन द रिइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड इन बेस्ट कंडीशन। तो इसलिए आपने अपने कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम नहीं होने देना है, इसलिए आपको पानी का खास ख्याल रखना होगा। अगर आप ज़्यादा पानी कर देंगे, ठीक है, ये सोच के कि क्या पता इससे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ हो जाए, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। ये बोला गया है कि आपने कम से कम भी 23 या 25% वाटर को ऐड करना है, इससे कम पानी ऐड मत करिएगा, तब भी कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका केमिकल प्रोसेस कब शुरू होता है कंक्रीट के अंदर? जब आप इसमें 23% और मोर देन 23% ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। आप जैसे जैसे पानी को बढ़ाते जाएंगे बेटा, तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ पे फर्क आता जाएगा। इफ़ वी कीप ऑन एडिंग वाटर टू इंक्रीज द वर्क एबिलिटी, देन द कंक्रीट हैज़ लॉट्स ऑफ फ्लूइड मटेरियल, द एग्रीगेट विल सेटल डाउन। वंस द वाटर एवोपरेटेड, इट लीव्स लॉट्स ऑफ वॉइड इन कंक्रीट विच इफेक्ट द कंक्रीट स्ट्रेंथ। अच्छा, पानी बढ़ाने से एक चीज़ ये होगी कि आपकी वर्क एबिलिटी की जो वैल्यू है वो अच्छी हो जाएगी, यानी कि आपको प्लेस करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, आपको उसे कॉम्पैक्ट करने में भी आसानी हो सकती है, ठीक है। वैन के वर्क एबिलिटी जो 2 और 3 ऑपरेशंस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं थ्रू द वैल्यू ऑफ वर्क एबिलिटी, वो तो इन्हेंस हो जाएगा, मगर क्या होगा, योर कंक्रीट इज लूजिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और अगर वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपना लूज कर देगी तो उसके अंदर वही वॉइड्स और सुराख बन जाएंगे, और जो आपके लिए और आपके स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने हमेशा बेटा पानी उतना ऐड करना है जिसमें आपकी बेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मिले, ठीक है। ये ना हो कि आप वर्क एबिलिटी के चक्कर में अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लूज कर दें और आपका स्ट्रक्चर बिकम वीकन। तो मैं इस चीज़ को इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ बेटा कि वर्क एबिलिटी के साथ साथ हमें कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, वरना अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी कंक्रीट झड़ना शुरू हो जाएगी और आपका जो सरिया है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा और आपकी कंक्रीट में वॉइड्स आ जाएंगे, जिससे आपका स्ट्रक्चर टेक्सचर स्मूथ नहीं दिखेगा। ये भी एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें सिर्फ वर्क एबिलिटी के साथ साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी देखना है और पानी उतना ऐड करना है जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एक रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट के बाद आपकी वर्क एबिलिटी तो इंक्रीज होने लग जाएगी मगर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज होने लग जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट फॉर कंक्रीट, अच्छा ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। अच्छा, इसका एक चार्ट होता है, ठीक है, और उसमें WC रेशो जो है 0.4 to 0.7 जो है वो वेरी करते रहते हैं, ठीक है। हम 0.4 to 0.7 रेशो यूज़ कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। हमें इसको देखना पड़ेगा कि हमारी साइड पे ज़्यादा फेवरेबल रेशो कौन सा है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है या 0.7 है। If we need to calculate the water quantity for concrete, first find the cement content for the value। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सीमेंट हमारे पास कितना मौजूद है। अगर हमें अपना सीमेंट का पता होगा तो ही हम उस पर क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो सीमेंट वॉल्यूम बैग है वो कितना है, 50 kg का एक बैग है, सही है। और मैं यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो कितना ले रही हूँ, 0.5 ले रही हूँ। मेरे साइड के लिए फेवरेबल सिचुएशन क्या है, 0.5 है। तो 0.5 इंटू 50 kg में करूँगी तो 25 लीटर्स आएगा, यानी कि मुझे 50 kg में कितना पानी चाहिए होगा, 25 लीटर पानी चाहिए होगा। 50 किलोग्राम के लिए कितना पानी चाहिए, 25 लीटर। अगर ये रेशियो 0.4 होगा तो वैल्यू विल बी डिफरेंट, तब मुझे उतना लीटर पानी चाहिएगा। अगर ये रेशियो फॉर सिचुएशन
0.3 हो गया, किसी किसी साइड पे 0.3 भी हम यूज़ करते हैं मगर 0.2 नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। 0.3 इंटू 50 करेंगे, फिर हम उतना लीटर पानी यूज़ करेंगे अगेंस्ट 50 kg। ये नहीं हो कि आप 3 kg में जो है वो 25 लीटर पानी डाल रहे हैं, अगेंस्ट 50 kg हमें चेक करना होगा। For design mix, the WC ratio यानी कि water cement ratio will depend upon the workability and strength requirements। ये मैं आपको पीछे से अच्छे से बता चुकी हूँ कि workability और strength हमें इन दोनों चीज़ों को देखना है, सिर्फ workability को नहीं देखना है। अगर स्ट्रेंथ एक दफ़ा वीक हो गई तो वर्क एबिलिटी ज़्यादा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने सबसे पहले आपको अपना सीमेंट का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि मेरा सीमेंट कितने किलोग्राम का है या कितने जो है वो ग्राम्स का है, ठीक है। हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो अगर मेरा 10 किलोग्राम का है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी 0.5 इंटू 10 करूँगी, तो तब मुझे कितना पानी चाहिएगा 5 लीटर चाहिए होगा अगेंस्ट द 10 kg सीमेंट बैग। लेकिन हमारा सीमेंट बैग यूजुअली 50 kg में ही मिलता है, तो मैं 50 kg के हिसाब से देख रही हूँ। अगर मुझे कहीं पे ज़्यादा पेस्ट बनाना होगा, मुझे 2 या 3 या 4 बैग करने होंगे, तो मैं यहाँ पे 400 kg करूँगी, ठीक है। और फिर 0.5 इंटू 400 करूँगी तो मुझसे से वैल्यू पता लग जाएगी कि मेरे 200 किलोग्राम में मुझे कितना पानी रिक्वायर्ड है, मुझे 100 लीटर पानी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ डिफ़र करती जाएंगी, बट जर्नल फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे। और ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी करा था, मैंने पता किया था कि SSUAT में आपको ये वाली चीज़ परफॉर्म करवाई गई है कि वाटर सीमेंट रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज़ मैंने फिर भी आपको इसका रिवीजन भी करा दिया, ना सिर्फ रिवीजन करा दिया बल्कि इसको अच्छे से फिर से कवर अप करवा दिया है, ताकि आपको याददाश्त फिर से वापस आ सके और आपकी मेमोरी जो है वो इसको एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, हाँ हमने पहले भी ऐसे ही कैलकुलेट किया था। जी बेटा, तो लेट्स मूव ऑन द असाइनमेंट, ठीक है। आपने असाइनमेंट में कुछ नहीं करना, आपने मुझे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वर्क बताना है कि कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट हम कैसे करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने मुझे क्या करना होगा, आपने मुझे शॉर्ट नोट बना के देना होगा वीबी टेस्ट का। बहुत छोटा सा असाइनमेंट है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। आप कोशिश करें कि ये आप मुझे 23 दिसंबर तक सबमिट करवा दें। मुझे सिर्फ अभी तक फैज़ अपने असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है। फैज़ बेटा, मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप मुझे प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करें। अगर आप इसे मैनुअली कर रहे हैं तो इट्स ओके, इट डजंट वरी फॉर यू एंड मी, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चे इसको MS वर्ड में, ठीक है, करना चाहते हैं तो वैसे MS वर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और मुझे मेरे ईमेल आईडी पे सबमिट करवा सकते हैं, मगर बिफोर द 23 दिसंबर। 23 के बाद नहीं कराना है, क्योंकि जब तक आपको एक और असाइनमेंट असाइन हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ये वाला असाइनमेंट जो है आपने मुझे कब सबमिट करवाना है, ये वाला मुझे आपने 23 दिसंबर तक सबमिट करवाना है। इसके अलावा आपको लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मैं आपको जितना हो सकेगा इसका फीडबैक भी दे दूंगी। बाकी हाँ, इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है मैं वो अगले लेक्चर में से जो है बताती हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है इसका प्रैक्टिकल वर्क भी समझ लें। अच्छा, जो प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊंगी फिर वो आपको अपने प्रैक्टिकल जर्नल में भी नोट डाउन करना होगा। तो आप असाइनमेंट में और प्रैक्टिकल जर्नल में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखिएगा। असाइनमेंट्स आपने मुझे ऑन ईमेल आईडी सबमिट करवाने हैं, मगर जो प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको दे रही हूँ आपने प्रैक्टिकल जर्नल में लिखते रहना और अपने पास सेफ रखना है। मैं कभी भी कोई भी डेडलाइन दे दूँगी तो आप मुझे वो आके चेक करवा सकते हैं। मैं मंडे एंड वेडनेसडे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होती हूँ, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे लाइव आके भी पूछ सकते हैं, मगर ग्रुपिंग में मत आइएगा, एक एक स्टूडेंट्स करके आइएगा और अपने जो भी क्वेरीज हैं मुझसे आप वहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पे भी बता दीजिएगा। बाकी जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो है वो वर्क एबिलिटी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमें वर्क एबिलिटी की वजह से बेटा स्ट्रेंथ को जो है वो लूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे कंक्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी वजह से वीक हो जाएगी तो हमारा कंक्रीट जो है वो अपनी
वो स्ट्रेंथ नहीं दे सकेगा रिइंफोर्समेंट के साथ जो उसे देनी चाहिए थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो जाएगा, या उसमें एक ख़ास किस्म के क्रैक्स आ जाएंगे जो हमारे स्ट्रक्चर को वीक कर देंगे। तो हमने कोशिश करनी है बेटा कि हमें इस चीज़ के ख्याल रखना है, वर्क एबिलिटी वही रखनी है जो हमारी डिज़ायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें दे सके। इसके अलावा हमें अपने एग्रीगेट्स को इस्तेमाल करने में बहुत ख्याल रखना है। हमारे एग्रीगेट्स जो होने चाहिए हमेशा राउंडेड शेप के होने चाहिए, डिफरेंट साइजेस के होने चाहिए, और क्या कहते हैं उसका टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए, उसकी ग्रेडेशन क्या होनी चाहिए, वेल ग्रेडेड होने चाहिए। अच्छा, एंगुलर और राउंडेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं, ठीक है, पुअरली वेल ग्रेडेड क्या होती है, या साइजेस ऑफ एग्रीगेट्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह बेटा वी विल कवर ऑल द एग्रीगेट्स इन द सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम सारी एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट प्रीव्यू देखा है, क्योंकि इंशाल्लाह हम इसे अपने अगले कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लेक्चर में अच्छे से देखेंगे, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि समझेंगे, और एग्रीगेट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए इस चैप्टर में क्या जानना ज़रूरत है कि वर्क एबिलिटी क्या होती है, वर्क एबिलिटी हमें जो है किस लिए काम आती है, और वर्क एबिलिटी की वजह से हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लूज नहीं होनी चाहिए, और वर्क एबिलिटी का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो किससे होता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी कंक्रीट। ओके बेटा, थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे से समझ में आया हो, और इसके अलावा कोई भी फीडबैक हो या कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी ऑन माई ईमेल आईडी और इन द MS टीम चैट बॉक्स, और आप मुझसे इंस्टीट्यूट में आके भी मिल सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको जहाँ जो बेटर लगे आप करिएगा। लेकिन बेटा असाइनमेंट प्लीज़ सबमिट बी ऑन टाइम, क्योंकि आपके सेशनल जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ असाइनमेंट जो है वो कैलकुलेट होंगे या एवेल्यूट होंगे इस दफ़ा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।